नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित श्री शिवाजी महाविद्यालय परभणी के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र छठा निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारे हिंदी के जाने माने ऐसे निबंधकार बाबू गुलाब राय जी की एक रचना हमें पढ़नी है। इस ऑनलाइन ताशिका के अंतर्गत हम उनकी रचना समझने का और उसको जानने का प्रयास करेंगे, जिसका शीर्षक है व्यापारे वसति लक्ष्मी। बाबू गुलाब राय जी हिंदी के शीर्षस्थ तथा द्वितीय चरण के ऐसे निबंधकार हैं जो कि समीक्षक, संपादक तथा अत्यंत लोकप्रिय लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा नामक गांव में 17 जनवरी 1888 में हुआ। पिताजी का नाम भवानी प्रसाद। वे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। माताजी गोमती देवी जो कि कृष्ण की उपासिका थी और सूर कबीर के पद निरंतर गाया करती थी। माता पिताजी की इसी धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव गुलाब राय जी पर पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई। एंट्रेंस परीक्षा के पास वे पश्चात उन्होंने आगरा कॉलेज से बीए की परीक्षा प्राप्त की। एमए दर्शन शास्त्र विषय में किया और कानून की डिग्री प्राप्त की। साहित्य और दर्शन में इन्हें समान रूप में रुचि थी, लेकिन साथ ही साथ हिंदी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी आदि भाषाओं पर भी इनका परिचय रहा है। साहित्य संदेश नामक आलोचनात्मक पत्रिका का वे संपादकत्व भी करते थे। वे जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना में लीन रहे। काव्य शास्त्रकार के रूप में, व्यवहारिक आलोचक के रूप में और निबंधकार के रूप में, गंभीर तथा ललित निबंधकार के रूप में वो हिंदी साहित्य के उन नायकों में से एक माने जाते हैं। आगरा में 1963 में उनका देहावसान हुआ। वे निबंध साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक शास्त्र को वैयक्तिकता का पूर्ण देते हुए रोचक ढंग से विषय का प्रतिपादन करने में माहिर निबंधकार के रूप में सामने आते हैं। बाबू गुलाब राय जी को आगरा विश्वविद्यालय ने उनके साहित्यिक योगदान के लिए डीलिट की उपाधि प्राप्त की, सम्मानित की। भारतीय डाक विभाग के द्वारा भी 22 जून 2002 को उनके सम्मान में डाक टिकट जारी कर दिया गया। ऐसे महान साहित्यकार, निबंधकार, आलोचक हमारे सामने आते हैं और उनका एक निबंध, बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा निबंध व्यापारे वसति लक्ष्मी, जो हमें इस ताशिका के अंतर्गत जिस पर चिंतन करना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है। साहित्यिक योगदान की बात करें तो आलोचनात्मक ग्रंथों की भी उन्होंने बहुत अच्छी सृजना की है, जिसमें नवरस, सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नाट्य विमर्श आलोचना आदि प्रसिद्ध है। दर्शन शास्त्र संबंधी भी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें कर्तव्य शास्त्र, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास और भारतीय संस्कृति की रूपरेखा। निबंध संग्रहों की बात करें तो लठुआ का क्लब, मेरी असफलताएं, मेरी मानसिक उपादान और कुछ गहरे कुछ उथले आदि प्रमुख उनके संग्रह हैं। बाल साहित्यकार के रूप में भी 2 रचनाएं उनके सामने आती हैं। संपादन ग्रंथ में सत्य हरिश्चंद्र, भारत भूषण और कादम्बरी कथासार आदि 3 ग्रंथ हमारे सामने आते हैं। ये उनका साहित्यिक योगदान है। निबंध की बात करें तो द्वितीय चरण के निबंधकार के रूप में उनका स्थान दिया जाता है। द्विवेदी युग में वे महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग के भी वे महत्वपूर्ण निबंधकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। मित्रों, बाबू गुलाब राय जी की विशेषता रही है कि समकालीन परिवेश के महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों को लेकर उन्होंने निबंध लिखने का प्रयास किया है। ऐसे साहित्यकार जिनका एक निबंध हमें इस ताशिका के अंतर्गत पढ़ना है। प्रस्तुत व्यापारे वसति लक्ष्मी बाबू गुलाब राय जी का एक व्यापार विषयक साहित्यिक निबंध है, जिसमें मानव सभ्यता के विकास में व्यापार के योगदान का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत किया है। मित्रों, व्यापार मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। व्यापार देश की सभ्यता का मापदंड ही नहीं तो देश की जनता का जीवन रस भी है, ऐसा भी वे मानते हैं, जो प्राचीन काल से सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। आज वैश्वीकरण की दौड़ में व्यापार का विकास हर देश के लिए
विश्व के पटल पर अपनी मजबूत उपस्थिति का माध्यम बन गया है। इस आधार को लेकर उन्होंने इस निबंध में अपना चिंतन रखने का प्रयास किया है, अपना मत रखने का प्रयास किया है कि व्यापार किस प्रकार होता है, व्यापारी किस प्रकार होना चाहिए और उस प्रकार व्यापार को हम कैसा बढ़ा सकते हैं। ये सारा चिंतन इस निबंध में रखने का प्रयास किया है। व्यापार को केंद्र बिंदु में रखकर, दुकानदार व्यापारी को केंद्र बिंदु में रखकर इस निबंध के माध्यम से चिंतन हमारे सामने रखते हैं बाबू गुलाब राय जी, और जिसको हमें पढ़ना है। कुछ मुद्दों के माध्यम से इस प्रकार के निबंध को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। व्यापारी वसति लक्ष्मी, ये उनका निबंध है। जैसे कि हम पीपीटी के माध्यम से देखते हैं कि देश के सारे कार्य व्यापार पर ही आश्रित होते हैं, ऐसा बाबू गुलाब राय जी प्रथम चरण में निबंध के कहने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने निबंध के कुछ लाइनों में, पहली पंक्तियों में व्यापार इस शब्द का संस्कृत अर्थ, व्यापार इस शब्द का अंग्रेजी अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है और कहा है लक्ष्मी जी का निवास स्थान व्यापार में है। जिस प्रकार लक्ष्मी व्यक्ति और देश की श्री समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, उसी प्रकार व्यापार देश की सभ्यता का मापदंड ही नहीं, जीवन रस भी है। व्यापार को उन्होंने सब कुछ माना है, सभ्यता का एक मापदंड माना है और साथ ही साथ जीवन का रस भी माना है। वे आगे देश के सारे कार्य व्यापार से ही आश्रित होते हैं, इसका भी उदाहरण देते हैं। उसका उदाहरण देते हुए, उसका स्पष्टीकरण देते हुए लेखक कहते हैं लक्ष्मी जी व्यापारी वर्ग की उपासन देवी है। जिस प्रकार गृहस्थाश्रम पर सारे आश्रम निर्भर होते हैं, वैसे देश के सारे कार्य लक्ष्मी जी के अधिष्ठान अर्थात व्यापार पर ही आश्रित होते हैं। जीवन के आर्थिक मूल्य यद्यपि अंतिम मूल्य नहीं है, तथापि सभ्यता के विकास में आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ आर्थिक शक्तियों की प्रेरणा भी रही है। अर्थात इस अवतरण के माध्यम से लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए आर्थिक शक्ति का विकास होना भी आवश्यक है। हमने देखा है कि दुनिया के जितने भी आज विकसित देश हैं, जिसमें यूरोप और पाश्चात्य देशों के जितने भी देश हैं जो कि आज विकसित देश माने जाते हैं, उनका सारा जो सूत्र है वो अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि कार्य व्यापार जितने भी हमारे देश के जितने भी कार्यकलाप होते हैं वो सारे व्यापार के साथ जुड़े होते हैं। वे कहते हैं कि मार्क्सवाद सभ्यता की प्रेरक शक्तियों को आर्थिक प्रेरणा में सीमित कर देता है, यही उसकी एकांगिता है। हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही आवश्यकताओं में से किसी एक की उपेक्षा नहीं कर सकते। हमको लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की पूजा करनी होगी। यहाँ पर उन्होंने व्यापार और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इसलिए आध्यात्मिकता के साथ व्यापार जुड़ जाता है, व्यापार के साथ आध्यात्मिकता जुड़ जाती है और दोनों बाजुएं एक सिक्के के होने के कारण इनको अलग करना वहाँ पर असंभव है। और इसलिए हम देखते हैं कि इस पृष्ठभूमि के साथ विषय को सीमित रखने के लिए हम सभ्यता के विकास में व्यापार के योग का अध्ययन करेंगे। व्यापार समाज की अपेक्षा रखता है, अकेला व्यापार नहीं कर सकता। समाज की अपेक्षा, इसका अर्थ क्या है कि व्यापार किसके साथ होता है? प्रकृति के साथ होता है? नहीं होता है। जिसमें मानव है, जिसमें समाज है, समाज में मानव का समूह है, वहीं पर ही व्यापार हो सकता है। और इसलिए वे ये मानते हैं कि वहाँ पर मनुष्य, समाज, व्यापार ये संयुक्तिक हैं। विकसित संस्था उसी को कहते हैं जिसमें अधिक से अधिक विशेषीकरण के साथ अधिक से अधिक एकीकरण हो और इसलिए व्यापार की वृद्धि हम देखते हैं कि होती है। आगे वे सभ्यता के विकास में व्यापार का महत्व भी प्रतिपादित करते हैं। मित्रों देखिए, दुनिया में अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं हैं। नाना सभ्यताएं विकसित हुई प्राचीन काल से लेकर आज तक हजारों साल की ये सभ्यता का इतिहास है। और इतिहास में यदि हम जाकर देखें तो उस इतिहास में हम देखते हैं कि व्यापार मनुष्य की सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार लेखक इस मुद्दे को भी स्पष्ट करते हैं कि सभ्यता के विकास में व्यापार का महत्वपूर्ण है।
समाज भी व्यक्ति का बृहद संस्करण है। जैसे जैसे समाज में सभ्यता का विकास होता गया, उद्योग धंधों का विशेषीकरण होता गया। कुम्हार घड़े बनाएगा तो जुलाहा कपड़ा, और किसान खेती करेगा तो गाय पालने वाला दूध घी तैयार करेगा। लोहार छुरी, चाकू, तलवार और हल का फाल बनाएगा। प्रारंभिक अवस्था में तो प्रत्येक मनुष्य अपनी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा था। उसकी आवश्यकताएं भी कम थी और उनकी पूर्ति संभव भी हो जाती थी। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ी और आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ वस्तुओं का वैविध्य, उनके निर्माण में कौशल्य और सफाई की मांग हुई और विशिष्ट रूप से उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए वस्तु विनिमय की आवश्यकता प्रतीत हुई। हर मनुष्य को हर समय हर वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। घड़े वाले को कपड़े की आवश्यकता है, किंतु कपड़े वाले को घड़े की नहीं। ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्न के माध्यम से व्यापार होने लगा, क्योंकि उदर पूर्ति सभी की प्रारंभिक आवश्यकता है। गांवों में आज भी अन्न विनिमय आवश्यक है। अन्न को भी हर जगह लाद कर नहीं लिया जा सकता, किंतु धातु मुद्राओं का आविर्भाव हुआ। धातु मुद्राओं के आगमन से व्यापार की गति बढ़ी। वह केवल एक गांव में ही सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की सीमाओं को भी पार कर गया। विदेशों से हमारा संपर्क बढ़ा, विचारों का आदान प्रदान हुआ, सभ्यता के विकास को एक नया आयाम और प्रेरणा मिली। व्यापार द्वारा शक्तियों और प्रांतों में ही सहयोग नहीं बढ़ा, वरन अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बढ़े, क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक देश में उत्पन्न नहीं होती। व्यापार से ही पारस्परिक निर्माण की भावना बढ़ी, किंतु मनुष्य और राष्ट्रों के संकुचित विचारों के कारण व्यापार आक्रमणों का भी कारण बना। और इस तरह से हम देखते हैं, ये तो व्यापार का दुरुपयोग हुआ। व्यापार के सदुपयोग में पारस्परिक सहयोग की बात लोगों ने सोची। ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में इतना मतभेद और वैमनस्य होते हुए भी जो पारस्परिक चल रहा है, वह व्यापार के कारण ही है। दोनों देश एक ही थे, इस कारण से एक दूसरे के साथ पूरक है। आज भी हम देखते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कितनी भी अनबन क्यों न हो, लेकिन वहाँ पर जब व्यापार की बात आती है, तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एकता अर्थात व्यापार का एकीकरण दिखाई देता है। अर्थात हम देखते हैं कि सभ्यता के विकास में, मनुष्य की सभ्यता के विकास में व्यापार किस प्रकार महत्वपूर्ण है, और इसलिए सभ्यता के विकास में व्यापार का महत्व अनन्य साधारण है। व्यापार देश की सभ्यता का मापदंड भी हो सकता है और है भी, और इसको स्पष्ट करते हुए बाबू गुलाब राय जी कहते हैं, व्यापार ने यातायात के साधनों को सुलभ बनाने में योग दिया है। यद्यपि यातायात के साधनों में उन्नति युद्धों के कारण भी हुई, तथापि युद्ध स्थायी संस्था नहीं है। व्यापार से रेलों, जहाजों आदि को प्रोत्साहन मिलता है और इनसे व्यापार के आधार पर हमारे डाकतार विभाग भी फले फूले हैं। व्यापार ही देश की सभ्यता का मापदंड है। दूसरे देशों से जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह व्यापार के बल भरोसे पर होती है। व्यापार में आयात और निर्यात दोनों ही सम्मिलित हैं। आयात निर्यात के संतुलन में ही अथवा अपने पक्ष में कुछ विशेष धनी बाकी रखने में ही देश की आर्थिक दृढ़ता की संभावना रहती है। व्यापार के साथ उत्पादन की भी वृद्धि आवश्यक है। हम अभी भी स्वदेशी का व्रत धरे हुए हैं और भूले हुए हैं। विदेशी राज्य न होते हुए भी हमारे बाजारों पर विदेशों का अधिकार है, क्योंकि हमने अपनी आवश्यकताओं को अपने देश की उपज से पूरा करना नहीं सीखा। ये महत्वपूर्ण बात कही है मित्रों। व्यापार देश की सभ्यता का मापदंड होता है। आज भी हम देखते हैं कि विदेशों में अलग अलग देशों की अलग अलग व्यापारिक विशेषताएं होती हैं। भारत में मछली ज़्यादा प्राप्त होती हैं, हम उसको निर्यात करते हैं। कई देशों से हम अलग अलग प्रकार की वस्तुएं लाते हैं, जहाँ पर उसी देश में मिलती हैं, किसी देश में प्राप्त नहीं होती। अर्थात देश की सभ्यता का मापदंड क्या है? व्यापार है। और इस तरह से वे इसको स्पष्ट करते हैं, व्यापार भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का उन्नायक हो। व्यापार कैसा होना चाहिए? भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का उन्नायक होना चाहिए। इस पर भी वे टिप्पणी करते हुए कहते हैं, हम अपने व्यापार को अपने ही देश में सीमित न रखें, वरन अपने
माल को श्रेष्ठता के कारण दूसरे देशों से भी उनका व्यापार बढ़ावे। लक्ष्मी जी की प्राप्ति समुद्र मंथन से हुई ही थी। हमारे युवक ऐसी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने की कोशिश करें जिससे कि वे देश के व्यापार को समृद्ध बना सके, तभी हमें स्वराज का सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर युवकों को व्यापार सीखने और पढ़ने की बात कही है। ऐसा व्यापार सीखें जिससे हम अपने देश का नाम ऊंचा कर सकें। और इस पर युवकों को भी वे संदेश देना चाहती हैं कि ऐसा व्यापार हमें सीखना चाहिए, ऐसी शिक्षा हमें सीखनी चाहिए जिसके माध्यम से हम व्यापार पढ़ सकें। मित्रों, इस निबंध के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करने का प्रयास भी हमारे लेखक ने किया है। वहाँ पर कुशल व्यापारी के गुण को विशद भी उन्होंने किया है कि व्यापारी के गुण किस प्रकार होने चाहिए। आपने दुकान खोली है, बहुत बढ़िया प्रतिष्ठान खुला है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें वहाँ पर लागत लगाई है, लेकिन आप में वो गुण नहीं है, व्यापारी के गुण नहीं है, तो आप सफल व्यापारी नहीं बन सकते। और इसलिए कुछ युवकों से और छात्रों से वे इसके माध्यम से मार्गदर्शन करना चाहते हैं। कुशल व्यापारी के किस प्रकार गुण होने चाहिए, इस पर भी वे टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि व्यापारी की शिक्षा दो तरह की हो सकती है। एक है आचरण संबंधी, जिसे ये जन्म से ही पाले जाती है या प्राप्त की जाती है। दूसरी व्यापारिक शिक्षा, जिसे वह पुस्तकों, स्कूल, कॉलेजों या अपनी दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की दो शिक्षाएं उन्होंने बताई हैं कि व्यापारी की शिक्षा किस प्रकार की होती है। एक है कि हम जन्म से ही उसको प्राप्त करते हैं, अर्थात व्यापारी के घर में जन्मा बच्चा व्यापारी ही बनता है, हम देखते हैं। दूसरा है कि स्कूल कॉलेज के माध्यम से डिग्री हासिल करने के बाद व्यापारी का वो गुण सीख जाता है। ये दो प्रकार की शिक्षा उन्होंने बताई। व्यापारी को अच्छा आचरण रखना बहुत आवश्यक है, प्रेम से बात करना आवश्यक है। अर्थात हम देखते हैं कि कई दुकानों पर हम जाते हैं तो वहाँ पर दुकानदार किस प्रकार मुंह फुलाए हुआ होता है और अपने आए हुए ग्राहकों को इस प्रकार बात करता है कि जैसे वो ग्राहक दूसरी बार उस दुकान में जाना ही नहीं चाहता। और इसलिए प्रेम के साथ आए हुए ग्राहकों के साथ चर्चा करना, वार्तालाप करना, बात करना, ये उसका कर्तव्य होता है, ये व्यापारी का गुण है। ये कहते हुए आगे कहते हैं कि कुशल व्यापारी को उदार और नम्र होना चाहिए, उसका पवित्र मन होना चाहिए और ज्ञान से शक्ति बढ़ती है, इसलिए उदारता ज्ञान बढ़ाती है। और इस तरह से हम कहते हैं कि उदार आदमी जिस काम को करेगा उसे सेवा भाव से ही करेगा। बहुत सुंदर कहा है मित्रों। उन्होंने व्यापारी के गुण को विशद करते हुए कहा है कि व्यापारी के पास उदारता होनी चाहिए, जिसके कारण उसको प्रेम बढ़ता है, उसका ज्ञान बढ़ता है। उदारता नहीं है तो व्यापारी सफल व्यापारी नहीं बनेगा। वे आगे कहते हैं कि हर एक व्यापारी को अपने कुछ सिद्धांत बना लेना चाहिए कि मुझे इस प्रकार व्यवसाय करना है, मुझे इस प्रकार दुकान चलानी है। एक सत्य की ही रट लगाएं तो अकेला गुण सफलतापूर्वक सारी कठिनाइयों को पार कर सकता है। और इसलिए व्यापारी को एक अपना सिद्धांत बनाकर अपना दुकान चलाना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। व्यापारी को आशावादी और शांत स्वभाव का होना चाहिए। उसे न निराश होने की आवश्यकता है, न क्रोध करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई दुकानों पर जाते हैं और व्यापारी जो मालिक होता है वो ग्राहकों से किस प्रकार वहाँ पर किस लिहाज में बोलता है, किस भाषा का इस्तेमाल करता है, इसको देखकर हमें गुस्सा आता है कई बार। अर्थात व्यापारी को शांत स्वभाव का होना चाहिए और आशावादी भी होना चाहिए। आज दुकान नहीं चली तो कल चलेगी, इस प्रकार की आशा भी रखनी चाहिए। स्वतंत्र विचार रखना व्यापारी का उत्तम गुण है। हिम्मत से बहुत से काम निकले जा सकते हैं, शरीर और दिमाग की कमजोरी छिपा लेनी चाहिए। अब हम व्यापारी की उस शिक्षा की ओर ध्यान देंगे जिसे कि किताबों में अनुभव से पढ़ाया जा सकता है, किताबों में नहीं पढ़ाया जा सकता। संसार का साधारण ज्ञान जितना ही अधिक हमें होगा उतना ही अच्छा होगा। एक सफल व्यापारी का जो सिद्धांत है या उसका गुण है, वो संसार के अनेक ऐसे अनुभव ग्रहण करता है, उसके बाद वो सफल व्यापारी बनता है। उदार विचार रखने के लिए हमें मनोविज्ञान और धर्मशास्त्रों को पढ़ना चाहिए। इससे हम मनुष्य को भलीभांति समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी आदि विद्वानों की किताबें पढ़ने से हमारे व्यापारिक जीवन में उसका फायदा जरूर होता है, ऐसा बाबू गुलाब राय जी कहते हैं। माने हमें आध्यात्मिकता के साथ साथ दर्शन शास्त्र की किताबें भी हमें पढ़नी चाहिए और बड़े बड़े विद्वानों के किताब पढ़ने से हमारे बीच एक समृद्ध
या वैचारिक समृद्धता आती है और प्रगल्भता आती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में वहाँ पर हम देखते हैं कि उनके विचार भी हमें पढ़ने चाहिए, गांधी जी के विचार पढ़ने चाहिए। महान कलाकार जो हैं या महान विद्वान जो हैं उनके विचार पढ़ने चाहिए कि हमें कैसे आचरण करना चाहिए जिससे हम एक कुशल व्यापारी बन सकते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि व्यापारी के गुण को विशद करते हुए अंतिम गुण विशद करते हैं कि व्यापारी को मनुष्य की प्रतिष्ठा व्यापार में भी बढ़ जाती है। निजी लाभ के अतिरिक्त देश की समृद्धि और संपन्नता का भी ध्यान व्यापारी को रखना आवश्यक है, अर्थात आत्महित के साथ उसे देश हित नहीं भूलना चाहिए। अर्थात यहाँ पर आत्महित के साथ साथ अपने हित के साथ साथ देश का हित होना चाहिए, ऐसा भी एक सुझाव व्यापारी को बाबू गुलाब राय जी देते हैं। ग्राहक पटाने की कला व्यापारी के पास होना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण गुण व्यापारी के संदर्भ में बाबू गुलाब राय जी देते हैं। ग्राहक पटाने की कला व्यापारी के पास होना आवश्यक। ग्राहक आता भाग्य से है, किंतु वह यदि निष्फल चला जाता है तो दुकानदार की मूर्खता और व्यावहारिक अकौशल्य से। ग्राहक गरजमंद आवश्यक होता है, किंतु आजकल होड़ और प्रतिद्वंदिता के समय में उसकी गरज और जगह भी पूरी हो सकती है। अर्थात कई बार ऐसा हमने देखा है कि दुकान में कोई ग्राहक आता है, उसे कोई बोलता नहीं है, कुछ कोई पूछता नहीं, उसको कोई सम्मान नहीं मिलता, वो बिना पूछे वहाँ से चला जाता है। अर्थात उस दुकानदार को इस बात की आवश्यकता होना आवश्यक है कि जो ग्राहक आया है उसका सम्मान करना, उसे बोलना और उसको पटाना कि हमारे यहाँ पर ये वस्तु मिलती है, ये वस्तु नहीं मिलती, ये अच्छी है, ये बाहर नहीं मिलेगी आपको। अर्थात ग्राहक पटाने की कला ये उसके पास होनी चाहिए। जिस प्रकार मछली का बच्चा जन्म से ही तैरना सीख जाता है, उसी प्रकार दुकानदार का बेटा भी दुकान पर बैठते ही ग्राहक पटाना सीख जाता है। फिर भी बहुत कुछ बचा रह जाता है जिसे वो धीरे धीरे अनुभव से सीख लेता है। उसकी यहाँ पर कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है, माने उसको मार्गदर्शन कराया जाता है। आगे वे कहते हैं कि दुकान की सफाई सजावट भी होना आवश्यक है। आवश्यकताओं का अध्ययन, नए नए फैशन और वस्तुओं के प्रचलन की जानकारी और लोगों की रुचि की पहचान एक सफल दुकानदार की मानसिक सुसज्जता की आवश्यक उपकरण है। दुकान में वस्तु विन्यास की ऐसी व्यवस्था रहे कि नए ढंग की वस्तुएं रास्ता चलते ग्राहक भी ध्यान आकर्षित कर लें। इसके लिए छोटे छोटे साइन बोर्ड भी बड़े सहायक होते हैं। अमुक वस्तु हमारे दुकान पर मिलती है, ये इस प्रकार के साइन बोर्ड बाहर लगाना आवश्यक होता है। जितनी वैज्ञानिक अन्वेषक को अपने खोज की वस्तु मिल जाने पर होती है, उतनी संतुष्टि ग्राहक को एकाध वस्तु के मिल जाने पर होती है, ऐसा है। और इसलिए लेखक ये मानते हैं कि दुकान की सफाई और सजावट ऐसी होनी चाहिए कि ग्राहक को आकर्षित कर सके और ग्राहक वो देखकर दुकान में आकर वस्तु को खरीद सके। स्वागत सत्कार की बात भी यहाँ पर हमारे लेखक ने की है कि आने वाले ग्राहकों का स्वागत अच्छा होना आवश्यक है। कई बार हम किसी दुकान में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस व्यापारी के चेहरे पर अलग प्रकार के भाव होते हैं। उस व्यापारी को देखकर ही ऐसा लगता है कि इस दुकान को छोड़कर चला जाए। लेकिन कई दुकानदार ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वो हमारा स्वागत करता है और हमारा सम्मान करता है और हमारी पूछताछ करता है और हम वहाँ पर ठहरकर कुछ ले जाने की बात करते हैं। बैठने के लिए अच्छा स्थान, पंखे की हवा, शीतल जल और दुकानदार का प्रसन्न मुख, व्यवहार में आत्मीयता और मीठी वाणी, बाजार के भ्रमण के थके थकाए ग्राहक की टांगों की विश्रांत चित्त को शांति और कुछ काल तक बैठे रहने की निश्चिंतता प्रदान करता है। गांठ का पूरा ग्राहक जितनी देर बैठता है उतनी देर कुछ न कुछ प्राप्ति की संभावना रहती है। उसकी आवश्यकता पूरी होने के पश्चात न जाने कौन सी बात उसकी निगाह पर चढ़ जाए। पान तंबाकू का एक लाभ ये भी होता है कि उसके लिए भी कुछ काल तक ग्राहक जम जाता है और उसे दुकान में रखी हुई वस्तुओं पर निगाह दौड़ने का अवसर मिल जाता है। उसके माध्यम से वो अलग अलग वस्तुएं देखने का प्रयास करता है और खरीदने का उसके मन में जिज्ञासा निर्माण होती है। सदव्यवहार भी करना चाहिए, ऐसा भी लेखक मानते हैं कि दुकानदार के द्वारा ग्राहक के साथ सदव्यवहार होना चाहिए। ग्राहक की सबसे पहली मांग ये होती है कि उसकी मांग पर यथोचित ध्यान दिया जाए।
विशेषकर जब वो अपने इष्ट मित्रों या स्त्री बच्चे के साथ आता है, वो अपेक्षित न समझा जाए। आजकल हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के दुकान में जाने के बाद माल दिखलाने में किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं होनी चाहिए। भला ग्राहक दुकानदार को बिना प्रयोजन तंग नहीं करता, उसके मन में एक अटक होती है। शायद वह अपने घर को सजाना चाहता है, क्या किसी मित्र को कपड़ा पहनना चाहता है, वो अपनी स्त्री को किसी विशेष गहना देना चाहता है, या हम देखते हैं कि वो किस प्रकार कोई फरमाइश पूरी करने के बाद अपनी स्त्री को, पत्नी को कोई वहाँ पर वस्तु देना चाहता है, उस वस्तु को ढूंढने के लिए आता है। अर्थात हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के कारण वो ग्राहक उस दुकान में आया होता है, लेकिन हम उसको यदि नहीं पहचाने तो यकीनन हम देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार घाटा भी हो सकता है। ग्राहक की प्रशंसा करना आवश्यक है। ग्राहक पटाने में असावधानी और जल्दबाजी या मिजाज का तुनकपन घातक हो सकता है। कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है कि दुकानदार ऐसा दिखावे कि ग्राहक से अपनी विषय की जानकारी प्राप्त कर रहा है। ग्राहक फिर खुलने लगता है, और जब ग्राहक खुलता है तो हम देखते हैं कि वो दूसरे वस्तु खरीदने के लिए लालायित होता है, और ये लालायित हुआ ग्राहक हम देखते हैं कि दुकान से कोई ना कोई वस्तु खरीद कर ले जाता है। वस्तु प्रदर्शन का कौशल्य दुकानदार के पास होना अत्यावश्यक माना गया है। वस्तु कौशल्य का प्रदर्शन माने दुकानदार को अपनी दुकान के सामान का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कौन सी वस्तु किस अलमारी में रखी है, कौन से रंग के बैठन में बंधी हुई है। कभी कभी वस्तु का महत्व और ग्राहक के गौरव को बढ़ाने के लिए ये भी कहना पड़ता है कि अमुक वस्तु अमुक अफसर ने और नेता ने यहाँ से लेकर गए हैं। कभी कभी बड़े ग्राहक को प्रसन्न करने के अर्थ का यह आवश्यक हो जाता है कि वह स्वयं दुकान के किसी भीतरी कोने में रखे हुए संदूक को कुछ कठिनाई से खोलने का अभिनय करके वस्तु को बाहर लाकर कहें कि ये मैंने रखी तो अमुक व्यक्ति के लिए, किंतु आपकी खोज पूरी करने के लिए आपको दे दूंगा, उनको और मंगा दूंगा। दुकानदार को अपनी वस्तु के दिखाने में उतनी प्रसन्नता और गर्व की भावना होनी चाहिए जितनी कि पिता को अपने सुयोग्य संतान के परिचय कराने में होती है। कुशल दुकानदार अपने ग्राहक पर यह प्रभाव नहीं पड़ने देता कि उसकी दुकान में किसी चीज़ की कमी है। ये महत्वपूर्ण बात वहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि ग्राहक को वहाँ पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वस्तु यहाँ पर नहीं मिलती। वार्तालाप, यह महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर लेखक ने विश्लेषित किया है। दुकानदार का कौशल्य उसके वार्तालाप से प्रमाणित होता है, न तो इतनी चिकड़ी चुपड़ी बातें करे कि मीठा ठग समझा जाए, और न इतनी लापरवाही से बात करे कि ग्राहक के मन पर उद्धट और अशिष्ट और मूर्ख होने की छाप डाल दी जाए। परिचित ग्राहकों से बाल बच्चों की कुशल क्षेम, उनके पढ़ने लिखने का हाल, अथवा वह किसी विशेष अधिवेशन में जा रहा है या गर्मियां बिताने के लिए कौन से पहाड़ पर जा रहे हैं, ऐसी कुछ मतलब की बेमतलब की बातें भी उसके आत्म भाव को बढ़ाकर हृदय में घर कर ले जाती हैं। माने जब कोई परिचित ऐसा ग्राहक अपनी दुकान में आता है तो उसकी निजी जानकारी भी लेनी चाहिए। वार्तालाप के माध्यम से शायद हो सकता है कि वहाँ पर दुकान के प्रति, उस वस्तु के प्रति उसका भाव बदल जाए। ईमानदारी ये महत्वपूर्ण एक गहना दुकानदार के लिए है, ऐसा हमारे लेखक मानते हैं। दुकानदारी का ग्राहक पर अच्छा असर पड़ता है। कम से कम जान पहचान के ग्राहकों के लिए अपनी वस्तु का दोष भी स्पष्ट रूप से बता देना उसका उत्तरदायित्व हो जाता है। यदि बाजार में आंखें खोलकर आओ का सिद्धांत बना हुआ है, लेकिन प्रतिष्ठित दुकानदारों के लिए, विशेषकर परिचित ग्राहकों के साथ, ये निजी उत्तरदायित्व हो जाता है कि ग्राहक को भेदक दृष्टि में न आने वाले दोषों को बतलाएं। माने ऐसे कई दुकानदार होते हैं, हमारे परिचित होते हैं, कि वहाँ पर हम जाने के बाद वस्तु का दोष बतलाते हैं। वस्तु का दोष बतलाने के बाद हमें अच्छा लगता है कि हमें दुकानदार ने बताया कि वस्तु अच्छी नहीं है, दूसरी वस्तु अच्छी है। ये ईमानदारी दुकानदार के लिए और दुकान के व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखती है। हिसाब किताब की सफाई, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि कोई ग्राहक कैश मेमो मांगता है और कई बार हम उधारी खाते में वहाँ पर उल्लेख नहीं करते, और इस प्रकार हम देखते हैं कि हिसाब किताब का रखना भी आवश्यक लेखक ने माना है। वे कहते हैं कि शिष्टता और उपहार प्रदान भी करना चाहिए।
कई बार हम देखते हैं कि दशहरा हो, दीपावली हो, इस अवसर पर पुराने ग्राहक और नियमित ग्राहकों को दुकानदार के द्वारा उपहार प्रदान करना आवश्यक माना गया है। और इस उपहार के माध्यम से दुकानदार हमारी दुकान की ओर, व्यापार की ओर आकृष्ट होते हैं और उसका फायदा व्यापार के लिए होता है। शिष्टता ये व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण अलंकार माना गया है। शिष्टता के साथ हर ग्राहक के साथ पेश आना, हर ग्राहक के साथ आचरण करना और उसके साथ बात करना, ये व्यापारी के लिए, व्यापारी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लेखक ने व्यापार वस्ते लक्ष्मी, इसके माध्यम से वहाँ पर व्यापार, व्यापारी आदि के बारे में महत्वपूर्ण गुणों को विशद किया है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से हम देखते हैं कि लेखक ने व्यापार का समर्थन किया है जो व्यापार मूल्याधारित है। इसमें सत्य प्रेमी, उदारता, नम्रता, सिद्धांतों का पालन करता, शांत स्वभाव, आशावादी, स्वतंत्र विचार, साहस और हिम्मत, मौके का सही उपयोग लेने वाला और साथ ही साथ ज्ञान को रखने वाला कुशल व्यापारी गुणों का सूक्ष्म विश्लेषण भी किया है। साथ ही व्यापारी को अपने अन्नदाता भगवान ग्राहक को पटाने के लिए ग्राहक का महत्व भी बताया है। साफ सफाई किस प्रकार रखनी चाहिए, स्वागत सत्कार करना चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए, ग्राहक की प्रशंसा करनी चाहिए, वस्तु प्रदर्शन कैसा होना चाहिए, हिसाब किताब कैसा रखना चाहिए, उपहार प्रदान करना चाहिए, ईमानदारी के साथ कैसा वार्तालाप करना चाहिए आदि गुणों को भी उन्होंने, आवश्यकताओं को भी प्रतिपादित किया है। और हम देखते हैं कि इस निबंध के माध्यम से व्यापार वृद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक है इसको भी वहाँ पर लेखक ने विश्लेषित किया है, वहाँ पर टिप्पणी की है। वहाँ पर ग्राहकों को भी किस प्रकार संभालना चाहिए, व्यापारी को, दुकानदार को किस प्रकार ग्राहकों के साथ व्यवहार करना चाहिए, इसका भी एक आदर्श उदाहरण देने का प्रयास किया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ पर व्यापार होता है वहाँ पर लक्ष्मी होती है। इसका एक आदर्श उदाहरण यहाँ पर बाबू गुलाब राय जी ने देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।